नमस्कार, शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है महारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर अलवर से है, जहां विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज हनुमान जयंती पर कई मंदिरों में पूजा अर्चना की है और देश प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मोती डूंगरे स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा के बयान पर कहा कि बात को किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है और कांग्रेस पूरी तरह उनके साथ है और वो गंगाजल छिड़कते हैं। टीकाराम जूली तो रोज इतने मंदिरों में जाता है कि गंगाजल ही कम पड़ जाए। देखिए, अब बाद में बात को जो घुमाएं कुछ भी हो, चाहे कांग्रेस को लेके कहें, टीकाराम जूली को लेके कहें। अब मैं आज आया हूं ना मंदिर में, आज भी पूरी कांग्रेस है। आ जाए गंगाजल छिड़क जाए, गंगाजल कम पड़ जाएगा। इतने मंदिरों में टीकाराम जूली रोजाना जाता है। मैं कोई माफी नहीं मंगवाना चाहता। मैं चाहता हूं इस प्रकार की जो जिन लोगों की सोच है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आरएसएस के अंदर, उन लोगों को सबक मिले। भरतपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नदबई से विधानसभा रहे जोगिंदर सिंह अवाना ने आरएलडी ज्वाइन की है और अवाना 2018 में बीएसपी के टिकट पर विधायक बने थे और चुनाव जीतते ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। दिल्ली में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। जोगिंदर सिंह अवाना 2023 में कांग्रेस के टिकट पर नदबई से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और हार मिली थी। कांग्रेस हाईकमान ने गुजरात में एआईसीसी पीसीसी पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। कुल 43 एआईसीसी पर्यवेक्षकों की गुजरात में तैनाती की गई है, जबकि 7 सपोर्टिंग पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि इसमें राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं और हरीशवंत मीना, भजनलाल जाटव, कुलदीप इंदौरा, नीरज डांगी जैसे कई नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि गुजरात के 183 नेताओं को बतौर पीसीसी पर्यवेक्षक लगाया गया है। ये सभी पर्यवेक्षक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, चयन प्रक्रिया का जो काम है वो देखेंगे। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। डिस्कॉम्स ने बिजली महंगी करने की तैयारी कर ली है। डिस्कॉम्स ने बिजली की टैरिफ रिवाइज करने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में याचिका लगाई है। ये याचिका पास होती है तो डिस्कॉम बिल में 1 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से विनियामक अधिभार भी वसूलेगा। याचिका के अनुसार 50 यूनिट तक उपभोग करने वाले छोटे उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा भार डाला जाएगा और इनका बिजली रेट 25% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में 50 यूनिट तक उपभोग वाले का 4.75 रुपए प्रति यूनिट का रेट है, जो नया प्रस्ताव पास होने पर 6 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा। हालांकि अधिकांश दूसरे श्रेणियों में टैरिफ कम करने का प्रस्ताव है, लेकिन इन पर भी स्थायी शुल्क व दूसरे शुल्क बढ़ेंगे। आयोग जन सुनवाई के बाद टैरिफ याचिका पर फैसला देगा। डिस्कॉम और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की एक रेगुलर प्रक्रिया है, जिसमें सरकार का कोई भी इसमें सीधा संबंध नहीं होता और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब डिस्कॉम ने दरें घटाने का एक प्रस्ताव भेजा है। इससे दरें बढ़ेगी नहीं, घटेंगी। दूसरा, ये टैरिफ के लिए एक सरलीकरण का भी एक प्रयास है, तो इससे सरलीकरण भी होगा। कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जब डिस्कॉम ने दरें घटाने का प्रस्ताव भेजा है और एक ये उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी निर्णय होगा, तो इसमें कहीं भी ये कोई चिंता की बात नहीं है कि इससे दरें बढ़ेगी। मेरा ये मानना है कि ये प्रस्ताव तो दरें घटाने के लिए है, एक रेगुलर प्रक्रिया है, सरलीकरण है और इससे वैसे सरकार का कोई सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन जहाँ तक जानकारी लगी है कि ये प्रस्ताव दरें घटाने का है। और खबर बारां से है, जहां प्रदेश के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शनिवार को बारां दौरे पर रहे। उनके बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पलायथा बॉर्डर पर शिक्षा मंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान स्वागत के लिए उमड़ी भीड़। जब मंत्री जी को खोजने लगी तो वे कार की डिग्गी से बाहर निकलते नजर आए, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो बारां से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कार की डिग्गी में आराम करते शिक्षा मंत्री नजर आए हैं
और 12 से ये जानकारी मिल रही है। स्वागत करने वाले मंत्री जी को आगे सीटों पर ढूंढते रहे, तब जाकर के पता चला कि जो मंत्री जी हैं वो डिग्गी से बाहर निकलते हुए दिखे हैं। ये तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। आप देखिए, जैसे ही मंत्री पहुंचे स्वागत करने के लिए भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई। आगे की सीट की तरफ लोग बढ़े, तब पता चला कि मंत्री जी पीछे डिग्गी में हैं। और देखिए कैसे मंत्री डिग्गी से बाहर निकलते हुए नजर आए हैं। फिर जोरदार स्वागत किया गया। जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन प्रदेश के 38 जिलों में किया गया। और आपको बता दें कि 1278 परीक्षा केंद्रों पर करीब 8,20,942 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। 803 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में अलग अलग तरीके की तस्वीर देखने को मिली है। कई अभ्यर्थी दौड़ते हुए केंद्रों पर पहुंचते हुए दिखे हैं। कई देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं मिली है, जिससे वो निराश हो गए। कहां पुरुष अभ्यर्थियों की पेंट के हुक और जिप को भी हटवाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 38 जिलों में संपन्न हुई परीक्षा। लाखों अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रदेश के 38 जिलों में जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 संपन्न हो गई। 2 पारियों में आयोजित इस परीक्षा के लिए 1278 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 803 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पहली पारी में 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया गया, तो वहीं दूसरी पारी में 3 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। लेकिन इस दौरान अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिली। झुंझुनू में जिला मुख्यालय स्थित 34 परीक्षा केंद्रों पर प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 8,686 परीक्षार्थी शामिल हुए। लेकिन इस दौरान कई अभ्यर्थियों को निराशा का सामना भी करना पड़ा। यहां पर एक महिला छोटे बच्चे को गोद में लेकर भागते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंची, लेकिन 5 मिनट की देरी के चलते उसे सेंटर में एंट्री नहीं मिल पाई। महिला अभ्यर्थी ने काफी मिन्नत की और बताया कि वो गलती से दूसरे सेंटर में चली गई थी। दरअसल पहली पारी की परीक्षा के दौरान नियमानुसार सुबह 9 बजे सेंटर के गेट बंद कर दिए गए थे। तभी ये महिला जेके मोदी स्कूल सेंटर पहुंची, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। कोटा के नयापुरा बाग स्कूल परीक्षा केंद्र में पुरुष अभ्यर्थियों को असहज करने वाली स्थिति से दो चार होना पड़ा। यहां सुरक्षा के मद्देनजर अभ्यर्थियों की पैंट की जिप और हुक को भी हटवाया गया, जिसे लेकर परीक्षार्थी काफी परेशान हुए। परीक्षा केंद्र में कई पुरुष अभ्यर्थी पेंट को लेकर इधर से उधर भटकते नजर आए। स्कूल के सामने ही मैकेनिक की दुकान पर अभ्यर्थियों ने अपने हुक और जिप को हटवाया, तो वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सामने आई कि महिला अभ्यर्थियों से नगर निगम की तरफ से संचालित आधुनिक शौचालय में ड्रेस चेंज करने के लिए कर्मचारियों ने पैसे मांगे। इसके चलते पुलिस से शिकायत की गई। वहीं देरी से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं दी गई। मेटल अलाउ नहीं है, इसलिए मेटल की जो भी चीजें हैं उनको हमने सेंटर पर अलाउ। पूरी सुरक्षा में मैम बिल्कुल पूरी सुरक्षा। जो महिला अभ्यर्थी शौचालय में गई थी यूनिफॉर्म चेंज करवाने के लिए, उनसे अंदर जगह है, वहाँ पर चेंज करो। मेरे कमरे हैं, मैंने स्पेशल रूम बनाया हुआ है लड़कियों का, वहीं पे जो भी कुछ करना लड़कियों के लिए अलग से सेपरेट व्यवस्था है। शौचालय में पैसा मांग रहा था। शौचालय में क्यों गई? मैंने थोड़ी कहा कि शौचालय में जाओ। अंदर जब सारी व्यवस्थाएं हैं तो सारे काम अंदर ही करें ना। उधर बीकानेर में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा करवाई गई। सेंटर पर चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। अभ्यर्थियों के गहने उतरवाए गए और मूल दस्तावेज नहीं लाने पर अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया गया। राजस्थान चयन बोर्ड के निर्देशानुसार पहली पारी में सुबह 9 बजे और दूसरी पारी में दोपहर को 2 बजे गेट बंद करने का नियम था। इसी के चलते परीक्षार्थियों को एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले पहुंचना था।
ऐसे में जो नियमों का पालन नहीं कर पाए उन्हें परीक्षा से वंचित रहना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। शरारत या साजिश? राजधानी जयपुर में फिर से शिव परिवार की मूर्तियां तोड़ी गई। लालकोठी सब्जी मंडी सहकार मार्ग की यह घटना है। शिव मंदिर में 3 से 4 मूर्तियों को तोड़ करके अलग किया गया है। स्थानीय निवासी मुकेश कुमार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है और सूचना पर बजाज नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो तस्वीर सामने आई है, आप देखिए, फिर से जो है शिव परिवार की मूर्तियां तोड़ी गई हैं। ये तस्वीर जयपुर से सामने आई है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। शिव मंदिर में 3 से 4 मूर्तियों के टूटने की जानकारी मिली है और जैसी जानकारी मिली पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। तो सुबह किसी एक व्यक्ति के मंदिर आने की जानकारी मिली। शिव मंदिर में 3 से 4 मूर्तियों को तोड़ करके अलग किया गया है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर की ये तस्वीर है जहां पर इस तरीके से मूर्तियों को तोड़ा गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है। अब जांच की जा रही है कि आखिर कौन था जिसने इस मूर्ति को तोड़ा। यहाँ पर जहाँ ये पूरा मामला हुआ है लालकोठी सब्जी मंडी का इलाका है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ ये मंदिर परिसर है और यहाँ पर ये अंदर का नज़ारा है। पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँच गई है। बाकायदा तमाम पहलुओं को जांचा परखा जा रहा है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह से जो है वीडियो फुटेज जुटाए जा रहे हैं और जो तमाम जानकारियाँ हैं उन जानकारियों को लिया जा रहा है। जो मंदिर की देखभाल करते हैं, जो इस पूरे मंदिर को संभालते हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की सूचना दी थी कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। क्या पूरा मामला था, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। देवेंद्र कुमार सनी नाम है मेरा। देवेंद्र जी, क्या मामला है, किस तरह से पूरा मामला पेश? ये हमारा 100 साल पुराना पुश्तैनी मंदिर है जो सार्वजनिक लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसमें 100 साल से हमारे द्वारा ही और लोगों के द्वारा ही इसकी देखभाल की जाती है। कल शाम को 4:30 बजे के लगभग कोई अज्ञात व्यक्ति आया और पूरे शिव परिवार को खंडित करके चला गया। ये उसका क्या मनसावा था, क्या नहीं था, ये उसको पकड़ने के बाद पता लगेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पे आ चुका है। वगैरह में किसी में कुछ फुटेज वगैरह अभी पुलिस ट्रेस आउट कर रही है। अभी ऐसा कुछ पता नहीं लगा है, लेकिन एक बहुत सेंसिटिव मामला है कि इतनी चहल चाल वाली मंडी के अंदर कोई व्यक्ति आके शिव परिवार मंदिर को तोड़ जाता है, तो ये सनातन धर्म का एक अपमान है। सारी मूर्तियां खंडित है भाई साहब, आप अंदर जाके देखो। मतलब आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती पे शंकर भगवान का या शिव परिवार का क्या हालत हो रही है सर? इससे बड़ी क्या दुर्दशा हो सकती है? और जितने हर तरफ पूरा एरिया देखिए, सामने भी कैमरा लगा हुआ है। हाँ, सब जगह कैमरे से कवर है, तो इनकी कुछ फुटेज वगैरह में कुछ पता नहीं चला। पुलिस देख रही है, पर मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ, पहले भी ये ठेले ठपाले थे ना, ये यहाँ लगे हुए थे और ये फिर बाहर लग गए। ये सब कार्रवाई है ना वो इन्हीं की है। इनके पास में आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है बोस। आज आप देखें ना, पुलिस अगर इनकी वेरीफाई करे ना, तो इनके पास आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है। ये कहाँ के हैं, क्या है? यहाँ पर एंट्री लेना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटना को अंजाम किसने दिया, क्या पूरा मामला है, ये पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा। क्योंकि अभी यहाँ पर जो है अलग अलग जगह से चीज़ें ली गई हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा जो घटनाक्रम है उसको लेकर के लोग काफ़ी नाराज हैं और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के धार्मिक त्योहार के मौके पर नहीं होनी चाहिए। देखिए, मूर्तियों को लेकर के जो है अभी यहाँ पर स्थिति यह है कि इन्हें पता नहीं है, क्योंकि कोई खंडित करके उन्हें अपने साथ में ले गया है। साथ में ले गया बिल्कुल, और मूर्तियों को बैग में रख के लेके गया हुआ है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। जैसे ही पता लगता है कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गुलाबचंद कटारिया की बीजेपी कार्यकर्ताओं को नसीहत, संगठन के लिए खप गए सैकड़ों लोग। ये कहा गया है कटारिया की तरफ से, आज हम मजे कर रहे हैं, ये कहा गया, हमें केकड़ी नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भंडारी बेहद अनुशासन प्रिय थे। गुलाबचंद कटारिया की तरफ से ये कहा गया है, देर से आने पर मुख्यमंत्री को भी प्रवेश नहीं दिया। सुंदर सिंह भंडारी की जयंती के कार्यक्रम में कटारिया बोले हैं। तो पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। कटारिया ने कहा, आज हमें मजे कर रहे हैं, इसके पीछे भंडारी जैसे सैकड़ों लोग खप गए हैं।
हमें हेकड़ी नहीं करनी चाहिए। दरअसल उदयपुर में सुंदर सिंह भंडारी की जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे और कटारिया ने एक रोचक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, जनसंघ के संस्थापक सदस्य सुंदर सिंह भंडारी समय और अनुशासन के मामले में इतने कठोर थे कि एक बार कार्यक्रम शुरू होते ही उन्होंने हॉल के दरवाजे बंद करवा दिए। बैठक में देर से जाते थे ना, तो वो बाहर से गेट बंद करा देते थे कि वो था मुख्यमंत्री बाहर आ गया, रहने दो। मतलब उनका शब्द यही होता है, तो कार्यकर्ता कहते थे मुख्यमंत्री जी बाहर रह गए, उनका रहने दो, समय पे आना सीखना चाहिए। कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री कोई दो अलग अलग नहीं होते हैं, कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री बराबर होते हैं संगठन। और इसलिए एक बात तो वो जिस बैठक में जाते हैं ना, वहाँ न अटल जी की कुछ हिम्मत होती है। श्री गंगानगर के राजसिंह नगर में व्यापार मंडल अध्यक्ष और प्रतिष्ठित व्यापारी सुनील पतावरी से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इतना ही नहीं, डिमांड पूरी न होने पर परिवार को जान से मार देने की धमकी भी दी गई है। पीड़ित के मुताबिक फोन करने वाले ने खुद को जग्गा पहलवान गैंग का मेंबर बताया। अब तक की जानकारी में यह बात सामने आई है कि सुनील पतावरी को 4 अप्रैल के दिन विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी और इस बाबत पीड़ित व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित सुनील पतावरी की शिकायत के मुताबिक धमकी देने वाले ने साफ कहा कि अगर वो 50 लाख रुपए दे देता है तो दूसरे गैंग से भी उसकी सुरक्षा की जाएगी। पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिया है। वहीं पीड़ित व्यापारी के परिवार को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई है। श्री गंगानगर के रायसी नगर में एक व्यापारी को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर उसको और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी रायसी नगर के वार्ड नंबर 23 का रहने वाला सुनील पतावरी है, जो रायसी नगर व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी है। पीड़ित व्यापारी सुनील पतावरी ने 8 अप्रैल को श्री गंगानगर जिले की रायसी नगर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट के मुताबिक पहली कॉल 4 अप्रैल को सुनील पतावरी को रिसीव हुई, जिसमें कॉलर ने अपने आप को जग्गा पहलवान गैंग से ताल्लुक रखने वाला बताया और पीड़ित व्यापारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। फिलहाल श्री गंगानगर की रायसी नगर थाना पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। हालांकि पूरे मामले को लेकर कैमरे के सामने कोई भी पुलिस अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस का अपना तर्क है कि मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए वो भी इस मामले में कुछ नहीं बता पाएंगे। हालांकि पुलिस के द्वारा अपने स्तर पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कुछ संदिग्ध युवकों को भी डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित व्यापारी ने भी कैमरे पर आने से इनकार करते हुए पुलिस के द्वारा मामले का जल्द से जल्द पटाक्षेप करने की मांग की गई है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस भास्कर सावंत ने भरतपुर पीएचईडी विभाग के सभी अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान काम में लापरवाही को लेकर के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही कमिटमेंट के अनुसार काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। इस सावंत ने बताया कि बजट घोषणाओं को लेकर पीएचईडी के सभी अधिकारियों के साथ रिव्यू किया जा रहा है। गर्मी में पानी समस्या आएगी, बजट में जो स्वीकृति मिली है वह काम शुरू हो या नहीं, इसका रिव्यू किया गया है। इस रिव्यू में भरतपुर संभाग की प्रोग्रेस फिसड्डी पाई गई है। सभी अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। जितने भी पीएचडी के अधिकारी है एक्सियन एंड अबाव, उनके साथ रिव्यू किया जा रहा है। मुख्य रूप से 2-3 मुद्दे पे बात हो रही है। अभी ग्रीष्मकालीन समस्या जो आएगी पानी की सप्लाई के, इसलिए बजट में स्वीकृति जो दी गई है वो काम स्टार्ट हुए क्या नहीं, वो ट्यूबवेल खोदे गए क्या नहीं, उसकी कमीशनिंग की गई क्या नहीं, इसका एक रिव्यू किया गया है। भरतपुर में बीजेपी नेता ऋषभ बंसल पर हुए जानलेवा हमले के बाद इलाज के दौरान जयपुर में मौत हो गई। इससे गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए हैं। ऋषभ के परिजनों ने बताया कि ऋषभ के भतीजे ने पुरोहित मोहल्ला में प्रीति नाम की महिला से एक मकान खरीदा था। 6 अप्रैल सुबह करीब 7 बजे ऋषभ बंसल और उसके भतीजे गौरव बंसल, सौरभ बंसल सहित कुछ लोग मकान की साफ सफाई करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान आरोपी नरेश चौधरी और अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंचा और ऋषभ बंसल पर हमला कर दिया, जिससे ऋषभ बंसल गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर पुलिस ने मुख्य आरोपी नरेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। सब्जी बंसल
जो कि हमारे कमेटी के सदस्य भी हैं और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष भी हैं। उनके साथ आपसी कोई ज़मीनी विवाद में किसी से कोई झगड़ा हो गया था, तो उसमें 3-4 दिन पहले आपस की कोई मारपीट में उन पर पत्थर फेंका गया। वहाँ उनकी हालत सीरियस चल रही थी। आज सुबह उनका आकस्मिक निधन हो गया। हम सराफों में इस चीज़ का बहुत रोष है। जयपुर के शाहपुरा का सरकारी उपजिला अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह बना है अस्पताल के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर परनीत का मरीजों से बातचीत का ऑडियो, जिसमें डॉक्टर मरीज के परिजनों से अभद्र तरीके से बात कर रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। क्या कुछ ये पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। तेरे अंदर तमीज है क्या? तूने कोई तमीज से बात की है क्या? फिर उससे मैंने कई बार मतलब पर्सनली मिलके भी बात करी, तो डॉक्टर का एक ही जवाब रहता था कि आप बाहर ऑपरेशन करवा लो। सुर्खियों में शाहपुरा का सरकारी उपजिला अस्पताल, डॉक्टर की बदसलूकी का ऑडियो हुआ वायरल। अस्पताल में कार्यरत नेत्र विशेषज्ञ पर बदसलूकी का आरोप। ये है शाहपुरा का सरकारी उपजिला अस्पताल जो इन दिनों चर्चा में है और इसकी वजह है डॉक्टर परनीत का ये वायरल ऑडियो, जिसमें वो एक मरीज के परिजन के साथ बदसलूकी करते सुनाई दे रहे हैं। देवेंद्र बात कर रहा था सर। देवेंद्र कौन? जो आप फोन कर रहे थे ना अभी। ये बता, पहले तो बार बार फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तेरे के पास एक बात तेरे समझ में नहीं आती क्या? तो आप गाली जब मैंने तेरे को बोल दिया, सुनो पहले ये बता, साइकियाट्रिक पेशेंट है क्या? मैं तो सर सुन, एक ही बात तू बार बार क्यों कर रहा है? जब मैंने तेरे को बता दिया ऑपरेशन होंगे उस दिन बता देंगे, तो बार बार क्यों कर रहा है मैसेज? ऑपरेशन के सर आपने ये कहा था कि सोमवार को करूंगा, आप जवाब सोमवार को मैसेज कर दूंगा मैं आपको अगर ऑपरेशन होंगे तो। मशीन खराब है ना। और सुनो मेरी बात, जब बार बार मैसेज करने वाला मैं सर डॉक्टर दलाल है क्या? हेलो, पहले तो सर तेरे अंदर तमीज है क्या? तूने कोई तमीज से बात की है क्या? मैंने क्या गाली बक दिया आपको? और क्या बार बार क्यों मैसेज कर रहे हैं बार बार? मैं सर आपको हॉस्पिटल सुनो, तू सिर्फ एक बार मैसेज करेगा, सिर्फ एक बार, बार नहीं करेगा। सुनो, आप गवर्नमेंट का काम कर रहे हो, हॉस्पिटल आपका नहीं है सर। अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो मेरा काम है आपके पास परेशान भी करूंगा, पेशेंट हूँ मैं। डॉक्टर की गाली गलौज से भरी बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। पीड़ित देवेंद्र शर्मा की माने तो उन्होंने मरीज के इलाज को लेकर डॉक्टर से फोन पर बात की थी। इस दौरान डॉक्टर ने न केवल बदतमीजी की बल्कि बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए गंदी गालियां भी दी। मोरिया हॉस्पिटल अपने जो सुनेत्रा आई हॉस्पिटल में है, वहाँ पे उनका ऑपरेशन करवा लिया मैंने। उस दौरान उनको पता चल गया कि मेरे पेशेंट का ऑपरेशन हो गया, तो उनका मेरी वाइफ के फ़ोन जाता है डॉक्टर का, पंडित सिंह चौधरी का, और वो बदतमीजी से बात करती है, गाली गलौज से बात करते हैं मेरी वाइफ से। उसी दिन शाम को उनका कॉल मेरे फ़ोन पे आता है, मैं फ़ोन करता हूँ उनको, तो वो मेरे को मतलब अभद्रता के साथ में इतनी गंदी गालियाँ उन्होंने दी मेरे को, जिसका मैं आपको बता नहीं सकता। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब पीएमओ डॉक्टर विनोद योगी से संपर्क किया गया तो उन्होंने मामले के संज्ञान में होने की बात कहते हुए जल्द ही निष्पक्ष जांच की बात कही। इस बीच कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने भी मामले का संज्ञान लिया है और सीएमएचओ को जांच के निर्देश दिए हैं। और डॉक्टर के बीच का ऑडियो के मामले सामने आया है, हम लोग मामले की जांच करवा रहे हैं। अगर डॉक्टर की इसमें कोई गलती या दोषी पाया जाता है तो खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि शाहपुरा उपजिला अस्पताल पहले भी अव्यवस्थाओं और स्टाफ की लापरवाही को लेकर चर्चा में रह चुका है। अब डॉक्टर की इस तरह की हरकत ने अस्पताल की छवि को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भामतीपुरा मोहल्ले में शराब के ठेके के विरोध में महिलाओं का विरोध लगातार जारी है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन महिलाओं ने
ढोल मजीरे के साथ ठेके के बाहर धरना दिया और भजन कीर्तन कर विरोध जताया है। इससे पहले शुक्रवार को भी महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद शराब ठेकेदार ने कोतवाली थाने में महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। इसके बावजूद शनिवार सुबह एक बार फिर से ठेका खोल दिया गया, जिससे मोहल्ले में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मोहल्ले में स्कूल, मंदिर और मस्जिद होने के बावजूद नियमों को ताक पर रख करके ठेका खोला गया है। जिसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था, मौके तो नहीं मिले थे लेकिन हमें आश्वासन दे दिया गया था। उसके बावजूद यहाँ पे ये दारू का ठेका खुला। हम लोग यहाँ पे आए तो दारू के ठेके वाले ने बजाय हमारी सुनने के ऊट पटांग बोलने लगे। शराब का ठेका यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग अच्छे लोग सब रहते हैं। रात को डर रहता है, बच्चियाँ निकल नहीं पाएंगी, औरतें निकल नहीं पाएंगी। कल इन्हीं की देख रेख में सारा सामान, इन्होंने जो शराब की बोतलें वगैरह फेंकी थी, आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे। इन्हीं की देख रेख के अंदर पूरी जो उनके सेल्समैन थे, उन्होंने ही फेंके हुए सामान को मतलब भर के अपने उसमें कट्टों में और अपनी गाड़ियों में, मतलब बाइक में जो गाड़ी थी उनके पास ले गए और महिलाओं के ऊपर इल्जाम लगाया है कि इन्होंने हमारा पूरी बोतलें वगैरह फेंकी है। जहाँ की ये शिकायत लेके आए थे, वहाँ उनकी शिकायत को मद्देनजर रखते हुए तुरंत प्रभाव से दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और वहाँ लोकेशन देकर के नियमानुसार तो इसको संचालित। उसके बाद में दुकान संचालित होने के बाद में कल यहाँ के जो निवासी हैं कल फिर आए यहाँ पे दुकान में घुस करके जो सेल्समैन के द्वारा कार्टून फेंके गए। देखिए ये जांच का विषय है, लेकिन जब मैं आया था तब यहाँ पर बाहर शराब की पेटी वगैरह पड़ी हुई थी। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बयान ही किरोड़ी की पहचान नहीं है। इन बयानों से इतर भी उनका एक रूप है जो उनके प्रशंसकों को आनंदित करता है। शनिवार को करौली में बाबा एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। यह रिपोर्ट देखिए। एनर्जी ऐसी देखी ना हो कभी जैसी। डांस जोरदार, दंगल दमदार। उम्र 73 साल, जज्बा बेमिसाल। किरोड़ी ने फिर किया कायल। नेता वही जो जनता के बीच रहे, उसके हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा नजर आए। जिस नेता का जनता जनार्दन से संबंध छिटकने लगता है, उसकी जमीन कमजोर होने लगती है। सूबे के सीनियर मंत्री और प्रदेश की सियासत में अपने अलग पहचान रखने वाले किरोड़ी लाल इस बात को बखूबी जानते हैं। इसलिए सदन के बजट सत्र में भले ही गैर हाजिर रहे, लेकिन पब्लिक के बीच रहने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यूं तो बाबा का हर अंदाज निराला होता है, लेकिन शनिवार को बाबा अपने चिर परिचित तेवर कलेवर में नजर आए। करौली के एदलपुर गांव में आयोजित कन्हैया दंगल में पहुंचे किरोड़ी पहले तो माहौल का मजा उठाते देखे गए। जैसे ही मंच पर भजन और नगाड़ों की गूंज बढ़ी, मंत्री जी ने ऐसी फुर्ती दिखाई कि देखने वाले दंग रह गए। दंगल में मंत्री की मौजूदगी से गांव वासियों का उत्साह दुगना हो गया। किरोड़ी लाल मीणा ने मंच से संबोधित करते हुए कहा
कि ऐसे आयोजन समाज में सामाजिक समरसता और पारस्परिक स्नेह को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि दंगल जैसे पारंपरिक आयोजनों के माध्यम से भारतीय समाज अपनी संस्कृति और परंपरा को सदियों से संजोता आ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और खबर बीकानेर से है, जहां स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने वीसी पर सबूत के साथ वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए जम करके प्रदर्शन किया। मामले में छात्र नेता नवीन चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के शैक्षणिक कार्यों के लिए तो पैसे नहीं होने की बात कहता है, लेकिन दूसरी तरफ कुलपति अरुण खेल प्रतियोगिताओं के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। वहीं अपने गृह जिले की कंपनी से औने पौने दामों में विश्वविद्यालय के लिए सामान खरीद रहे हैं, जबकि इससे काम में ये सामान राजस्थान में भी उपलब्ध हो सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमों की अवहेलना करते हुए महिला के स्थान पर पुरुष अभ्यर्थी को चयनित कर दिया। चल रही है। हमारे जो शिक्षण कार्य के अंदर जो पैसे लगने चाहिए, जो अनिवार्य गतिविधियां हैं, उनके ऊपर पैसे न लगाकर जो अपने जो गृह क्षेत्र है उनके उत्तर प्रदेश से वहाँ से दोगुनी रेट के ऊपर अलग अलग चीज़ें खरीदी गई है। और उन्होंने जो गेम्स करवाए हैं, अलग अलग कार्यक्रम करवाए हैं, उनके अंदर अत्यधिक उन्होंने अथाह पैसा खर्च कर रखा है, जितने की आवश्यकता नहीं है। अलवर के भिवाड़ी मेगा हाईवे पर चरखाना स्टैंड के पास शराब का गोदाम खोलने पर स्कूल के करीब 1000 स्टूडेंट्स विरोध पर उतर आए। हाईवे के पास स्टूडेंट्स पहुंच गए। ये गोदाम बंद नहीं किया तो 15 अप्रैल को हाईवे पर आकर के बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी मौजूदा प्रशासन की होगी। स्कूल की छात्रा ने कहा कि स्कूल के पास में शराब का गोदाम खोल दिया गया, जो ठेके की तरह खुला रहता है। यहाँ शराबी घूमते हैं, कई बार महिलाओं से छेड़छाड़ कर चुके हैं। सरपंच इमरान ने कहा कि उसने आबकारी विभाग के अधिकारी को फोन करके शिकायत की, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। उल्टा पुलिसकर्मी ने मुझे ही धमकाया, ज्यादा परेशान करोगे तो घर से उठा लाऊंगा। 2-3 दिन पहले फोन उसको भी किया है और जो मैडम लगी डी उसको भी किया है। तो उद्धम सिंह का तो एक ही मैसेज था, ये तो खुला रहेगा। जो सीआई का इनसे कांटेक्ट है, वो क्या मंथली लेता है। तो उन्होंने साफ शब्दों में मेरे से धमकी भी दी एक दिन, तो कि तेरे को उठा ले जाऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने फोन रख दिया, मेरे नंबर ब्लॉक लिस्ट में कर दिया। फिर मैंने दूसरे नंबर को उद्धम सिंह को कॉल किया, सीआई को। मैंने कहा सर ये कौन सा तरीका है बात करने का। नहीं यार मैंने फोन नहीं किया, मैं सरपंच बोल रहा हूँ इमरान। इतनी बदतमीजी से आप बात मत करो, बिल्कुल ये ठेका नहीं खुलेगा। आपको मंथली लेते हो तो इस ठेके से मंथली नहीं चलेगी। यहाँ बीकानेर के देशनोक से खबर है, जहां बीजेपी पार्षद पर सरकारी सामान की चोरी का आरोप लगा है। पार्षद रमेश शर्मा पर दिन दहाड़े चोरी का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप पार्षद चंपालाल ने लगाया है। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये जो वीडियो आया है वो भी आपको दिखा रहा है। बीकानेर के देशनोक से ये जानकारी, जहां पर आप देखिए कि बीजेपी पार्षद पर सरकारी सामान की चोरी का आरोप लगा है। पार्षद रमेश शर्मा पर दिन दहाड़े चोरी का गंभीर आरोप लगा है और ये आरोप पार्षद चंपालाल ने लगाया है। खबर राजसमंद के नाथद्वारा से है, जहां रंगोड़िया भैरवजी मंदिर में 24 मार्च को हुई चोरी का वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है और पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों की पुलिस ने परेड कराई है। थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में टीम की यह कार्रवाई देखने को मिली है। टोंक जिले के निवाई में सड़क निर्माण के दौरान बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। यहां बरौनी से जौला जाने वाले 3.5 किलोमीटर रोड 2 दिन पहले ही बनी, लेकिन आज ये सड़क हाथों से और पैरों से उखड़ रही है। लाखों रुपए की लागत से बनाई गई इस सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप है। यह रिपोर्ट देखिए। हाथ लगाते ही सड़क होने लगी तार-तार। सड़क निर्माण में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, कहां गफलत की नींद सो रहे जिम्मेदार। अब इसे क्या उम्मीद करें, जो छोटे बच्चे हाथों से उखाड़ रहे हैं, वो उस पे 50 टन की गाड़ी निकलेगी तो उसका क्या हाल होगा। तो 2 दिन में रोड फूट रहा, हाथों से फूट रहा।
ठेकेदार से बोलते हैं 2-4 दिन में सेट हो जाएगा, ऊपर इंजन से बोलते हैं तो वो भी यही बोलते हैं। सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए मशीन की जरूरत नहीं है, बस हल्के हाथ से ही ये सड़क उखड़ रही है। ये देखिए कैसे। उंगलियों से सड़क की सिलाई उगड़ रही। डामर की सड़क को लोग हाथ और पैरों से उखाड़ कर दिखा रहे हैं। यूं तो सड़क खोदना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है किसी काम को शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत करना, लेकिन टोंक में ये मुहावरा अपना अर्थ खोता जा रहा है। ग्रामीण पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ग्राउंड पर उतरकर क्वालिटी चेक नहीं करने के आरोप लगाते हुए घपले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। अब इसके लिए सरकार अधिकारियों से कहे, इस पे संज्ञान ले कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो पैसा, जो सेक्शन की राशि है वो सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से क्यों नहीं लगाई जा रही। ठेकेदार है, बना के चले जाएंगे, एस्टिमेट बन के, बिल बन के उनका पेमेंट हो जाएगा। बरौनी से जोला तक जाने वाली सड़क 2 दिन पहले बनी। 3.5 किलोमीटर की लंबी सड़क के निर्माण पर 87 लाख रुपए की लागत आई। पीपलू एएन कार्यालय की ओर से मौके पर किसी तरह की जानकारी का कोई बोर्ड भी नहीं है। सड़क निर्माण की लागत से लेकर काम शुरू करने और पूरा करने की तारीख के साथ अधिकारी और ठेकेदार के नंबर बोर्ड पर लिखना जरूरी है, लेकिन मौके पर कुछ नहीं है। जगह जगह फूट रहा, हाथों से फूट रहा है। ये देखो आप, और तो बड़ी बात क्या कहें, कोई सुनने वाला है नहीं अधिकारी, इनकी मन की मर्जी से काम कर रहे हैं लोग। तो ग्राम वालों ने इसका मुद्दा उठाया, अभी देखे कल परसों बनाए रोड और आज बिल्कुल फूट रहा, और वो भी हाथों से फूट रहा, किसी और औजार से नहीं, बिल्कुल हाथों से ऐसे हो रहा। हाथों से फूट रहा तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? जब सरकार ने इतना पैसा दे रही है, लाखों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और वो मतलब जनता के लिए कुछ भी साबित नहीं हो रहा है, तो गड्ढे हो रहे हैं। आगे आगे सड़क बनती जा रही है, पीछे पीछे उखड़ती जा रही है। दुनियादारी की समझ रखने वाले लोग समझ नहीं पा रहे, या जादू है या किसी सिद्ध का दिया हुआ कोई शाप जो सड़क बन ही नहीं पा रही। दरअसल बरौनी से जोला तक 3.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हाल ही में हुआ है और 2 दिन बाद ही उस सड़क के उखड़ने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर उसकी क्वालिटी को लेकर के सवाल उठाए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।